जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम भूगोल और आपदा प्रबंधन से आपके एग्जाम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो चैप्टर वाइज देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और बढ़िया से हमसे पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और अगर नहीं दे पाएँ तो ये वीडियो को कंप्लीट करके दोबारा देखिएगा। तब तक देखिएगा जब तक कि आप खुद से प्रश्नों का उत्तर हमसे पहले ना दे दें, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग आज का जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं इसके उपयोग। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, आप लोग देख पा रहे होंगे, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय मैंने कई बार क्लास में भी चर्चा किया है और यहाँ पे भी वही प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी आने की संभावनाएं प्रबल है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन। अभी जस्ट मैंने चर्चा किया है, नवीकरणीय है, अनवीकरणीय है, या तो फिर आपका मानवकृत है या अजैव है। तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। एक बार उपयोग करने के बाद या इसे पुनः उपयोग किया जा सकता है ना। यह प्रकृति में असीमित रूप से उपलब्ध है ना। हमने डिफिनेशन भी आप लोगों को लिखाया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी की बात किया जाए तो उपजाऊ मिट्टी सबसे हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी, है ना। भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्रफल पर भी पाया जाता है यह जलोढ़ मिट्टी। दो प्रकार के होते हैं, नवीन और बांगर। नवीन मिट्टी नई वाली होती है और बांगर जो होती है, बांगर वो पुरानी और खादर नई वाली, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, मानवकृत। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय, है ना। अनवीकरणीय पहला, दूसरा, तीसरा जो प्रश्न था वो काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी महत्वपूर्ण है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपका हुआ था जो वो कहाँ हुआ था। तो आप सभी जानते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 यहीं पे आया था, है ना। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे, क्योंकि क्लास में हम कई बार चर्चा किए हैं, है ना। जल्दी से जाके कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये प्रश्न मैंने जैसे बताया था हूबहू आपके जो सरकारी एग्जाम जो हुआ था हाल ही में, आपका एग्जाम सरकारी स्कूल में, वहां पे पूछा था, है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, है ना। हम लोग को बताए थे कि हरियाणा नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड होगा, है ना। तो यहाँ पे उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आते हैं हम लोग अध्याय 1 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हमने देखा। अब हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जल संसाधन। साथियों, पहला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। कई बार हमने चर्चा किया है। तो देश बोला जाए तो देश में या तो फिर पूरा विश्व में भी माना जाता है, मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो कि पड़ता है आपका मेघालय में। मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है, ठीक ना। तो ध्यान रखना है मासिनराम को। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध किस नदी पे बना है। तो ये हो जाएगा आपका महानदी पे। हमने बताया था हीराकुंड बांध सबसे बड़ी बांध परियोजना है ना, जो कि महानदी पे उड़ीसा में बना हुआ है। सबसे बोला जाए सबसे ये मतलब इस सबसे लंबी है, हीराकुंड सबसे लंबी बांध परियोजना है। सबसे बड़ी बताया जाए, सबसे बड़ी देखा जाए तो वो है आपका सतलज नदी पे बना हुआ भाखड़ा नांगल परियोजना। और सबसे ऊंचाई पर स्थित टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पे स्थित है ना। तो ये सब बातों को भी थोड़ा ध्यान में रखना है, कहीं से भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। अभी जस्ट हमने चर्चा किया, तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, जो कि सतलज नदी पे है, ठीक है, जो कि सतलज नदी पे है। काफी शानदार प्रश्न है। साथियों, अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना। मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ और आप लोगों के लिए मेहनत करने के का जो है जुनून थोड़ा सा और बढ़ता है ना। थोड़ा सा लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, और हो सके तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि ये समान रूप से उन्हें भी फायदा पहुंचाने वाला है ना। आप लोग जानते हैं कि कितना फ्री कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लिया जाता है। साल का अगर जोड़ करके देखें महीने तो कितना हो जाता है, और मैं उतना सारे चीजें सिर्फ एक लाइक और एक शेयर के बदले में यहाँ पे दे रहा हूँ फ्री में, है ना। तो थोड़ा सा इन बातों पे ध्यान रखें। अब देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं
अगला चैप्टर वन एवं वन्यजीव संसाधन। वन एवं वन्यजीव संसाधन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काफी आसान प्रश्न है। तो सबसे आसान प्रश्नों में गिना जा सकता है इसे। राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है ना। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? तो हमने टॉप 5 राज्य बताया था वन विस्तार के मामले में, है ना, वन क्षेत्र के मामले में। तो सबसे ज्यादा तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। आप लोगों को टॉप 5 के नाम कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। आज का ये दूसरा प्रश्न है जो मैं आप लोगों से पूछा हूँ और आप लोगों को इसका उत्तर देना है। ठीक है, देना है, देना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? है ना, किस वर्ष लागू किया गया था? तो संरक्षण अधिनियम ये 1972 में लागू हुआ था। काफी आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। ठीक है साथियों, आप सभी देख पा रहे होंगे दिन भर क्लास लेने के बाद लास्ट में जब हम शाम पे में घर पे लौटते हैं तो आवाज़ किस तरह से, ये आवाज़ में ही थकान महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाया है, तो थोड़ा सा तो इसके इसके लिए तो बनता है यार, है ना। खैर आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा मतलब एनर्जी नज़र नहीं आ रही हो आवाज़ में, तो थोड़ा सा मेरी मजबूरियों को आप समझेंगे, है ना, क्योंकि दिन भर क्लास लेने के बाद फिर से कंटेंट बनाना, कंटेंट बना करके फिर से वीडियो अपलोड करना, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी तो हमने बताया था, नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है ना। नंदा देवी उत्तराखंड में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। कारवार भी कहाँ है? उत्तराखंड में ही है ना। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। मानस कहाँ है? आसाम में है ना। बिहार में कौन सा है वन जीव अभ्यारण्य? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना, एक बिहार में भी है, मैंने चर्चा किया था। इसी प्रकार से हमने चर्चा किया था आपका अन्नामलाई तमिलनाडु में भी है ना। और फिर हमने चर्चा किया था पेंच कान्हा मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से मैंने कई जो महत्वपूर्ण आपके राष्ट्रीय उद्यान है, वन जीव अभ्यारण्य है, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास में सुने होंगे, है ना। बाकी लावेंगे, बाकी यहाँ से ध्यान रखिएगा, आगे आगे वीडियोस और आएंगी जहाँ पे हम लोग वो सब कवर कर लेंगे, है ना, जो कि टॉपिक वाइज देखेंगे। तो अब अगला प्रश्न है गेहूँ, चैप्टर नंबर 4 से गेहूँ किस प्रकार का फसल है? इसके बारे में हमने काफ़ी चर्चा किया था। तो गेहूँ जो है एक रबी फसल है। हमने बताया था 2 प्रकार के आप लोग फसल के नाम जानते हैं, एक है चावल और एक है गेहूँ। हम लोग ये भी जानते हैं खरीफ फसल होता है और एक रबी फसल होता है। खरीफ खरखर, खरीफ से खरखर, खरखर को जी करता है धान की गेहूँ, धान करता है खरखर, तो खरीफ में हो जाएगा धान, तो रबी में हो जाएगा गेहूँ। हो गया ना। तो ध्यान रखिएगा, जो गेहूँ है वो रबी फसल है, ठीक है, सॉरी, है ना। जो गेहूँ है वो रबी फसल है और जो चावल है वो खरीफ फसल है। और जो चावल के समय उगाया जाता है वो खरीफ फसल हो जाएगा, जो गेहूँ के समय उगाया जाएगा वो रबी फसल हो जाएगा। एक बचता है जायद फसल। जायद फसल में वो आते हैं जिनको हम तोड़ करके तुरंत खा सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो हम सभी जानते हैं चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। हालांकि ये डाटा गेहूं चावल में चलते रहता है, लेकिन ध्यान रखिएगा किताब के अनुसार चावल का जो है भारत में सबसे अधिक होता है। ठीक है, आपको वहाँ भी लिखना है चावल ही। ठीक है, झूम कृषि किस प्रकार की खेती है? तो स्थानांतरित कृषि है। यहाँ पे हम लोग देखते थे कि जंगल को साफ किया जाता है, वहाँ जला दिया जाता है, फिर वहाँ खेती की जाती है, फिर वहाँ से आगे आगे बढ़ जाया जाता है, फिर से जंगल को जलाया जाता है, फिर से साफ किया जाता है और वहाँ पे खेती की जाती है। तो स्थानांतरित कृषि है। झूम कृषि जो है एक स्थानांतरित कृषि है, जलन कृषि बोला जाता है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, भारत में चाय की खेती कहाँ होती है? हमने बताया था, ये सब पे भी चर्चा किया था। तो चाय की खेती के लिए असम प्रसिद्ध है। चाय की खेती के लिए असम प्रसिद्ध है। ठीक है, चाय के लिए असम प्रसिद्ध है। चाय की खेती रहे या चाय सर्वाधिक मात्रा में कहाँ होती है? तो असम, तो असम, तो असम। ठीक है, इसी प्रकार से कॉफी के लिए कर्नाटक, रबर के लिए बताइए केरल। ठीक है, ये सभी बातें ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 प्रश्न है बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा, है ना। उड़ीसा है बॉक्साइट का सबसे बड़ा आपका उत्पादक राज्य। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये महत्वपूर्ण है ना। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये महत्वपूर्ण है कि अपेक्षा कहाँ है ना। तो ध्यान रखिएगा बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और कहाँ है? तो उड़ीसा में, है ना। अगला है झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा साथियों अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है ना। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है और अभ्रक के मामले में आंध्र प्रदेश सबसे आगे आता है। ठीक है, बिहार में भी अभ्रक पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं,
अगला है मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है भैया, अगर डाटा देखा जाए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। अगला है शक्ति यानी कि ऊर्जा संसाधन, चैप्टर नंबर 6, है ना।